नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप तमाम लोगों का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया। तो आज की अगर सबसे बड़ी खबर कोई है जिसे लगातार आप डीबी लाइव पर देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले 24,000 से ज्यादा दर्शक डीबी लाइव पर इस खबर को देख रहे थे, जहां राहुल गांधी की सजा पर 133 दिन के बाद रोक लगा दी गई है और अब उनकी सांसदी बहाल होगी, घर भी उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। और हम आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है, उनमें एक नया जोश भर गया है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं और उनको जाहिर सी बात है कि इस खबर का बेसब्री से इंतजार था और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मोदी सरनेम वाले पूरे मामले में जो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस राहुल गांधी के ऊपर पुर्नेश मोदी, जो कि बीजेपी के ही एमएलए हैं और एक्स मिनिस्टर हैं, उन्हें ये दायर किया था। आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है। अब सेशंस कोर्ट में ये पूरा मामला चलता रहेगा। जब तक ये मामला चलता रहेगा तब तक राहुल गांधी की सांसदी और तमाम चीजें जो हैं वो बहाल हैं, उनको घर भी वापस मिलेगा। मॉनसून सेशन में उनकी वापसी भी हो सकती है। तो सबको इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी की मॉनसून सेशन में जब वापसी होती है तो क्या कुछ कहते हैं। इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर आया है, इसके कई अहम मायने हैं। अब आप ये देखिए कि जो इंडिया पूरा गठबंधन बना है, 26 दल जो उसमें शामिल हुए हैं, उनमें भी एक नया जोश भरेगा। और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में, हालांकि वो तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के बाहर उठाते रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है पार्लियामेंट में। सबको इंतजार है कि इसमें कब डिस्कशन शुरू होगा और प्रधानमंत्री मणिपुर के इस पूरे मामले पर कब बोलेंगे। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। उस 30 सेकंड के बाद जहां उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान का जिक्र किया था, मणिपुर की बात तीसरे नंबर पर लेकर आए थे और उसके बाद से वो कुछ नहीं बोले हैं। इस सबके बीच ये अहम फैसला, और ये एक तरह से अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो बीजेपी का ये एक सेल्फ गोल है। बीजेपी ने बैठे बिठाए थाली में सजाकर राहुल गांधी को एक मौका दिया है। 2019 का ये मामला है चुनाव का, कर्नाटका का, जहां पर राहुल गांधी ने ये बोला था, और राहुल गांधी ने ये नहीं बोला था कि सारे सरनेम, मोदी सरनेम वाले चोर हैं। उन्होंने कहा था दीज, यानी कि उन नामों को बोला था कि आखिर ये जितने भी चोर हैं उनका नाम मोदी क्यों है। तो इन दोनों बातों में बेहद बड़ा फर्क है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुनाते हुए कहा है कि अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई। ये फैसले को लेकर कहा गया है कि अधिकतम सजा यानी कि 2 साल क्यों सुनाई गई, क्यों नहीं 1 साल 11 महीने कर दी गई। अगर 1 साल 11 महीने होते तो राहुल गांधी की जो सांसदी है वो नहीं जाते। ये ना सिर्फ उस शख्स यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ, बल्कि जो जनता है जिन्होंने चुनकर उनको भेजा, वायनाड की जो जनता है जिन्होंने चुनकर उनको पार्लियामेंट भेजा, ये उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सीट इतने दिनों तक खाली रही। क्योंकि जब जनता चुनकर भेजती है तो एक उम्मीद से भेजती है। तो ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये भी कहा गया है कि इतनी बड़ी सजा क्यों, इसके एक्सप्लेनेशन की मांग की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। महेश जेठमलानी जो है वो पुर्नेश मोदी की तरफ से, और अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए और तमाम जिरे बहस जो है इस पूरे मामले पे की गई और आखिरकार राहुल गांधी को एक बड़ी जीत जो है वो देखने के लिए मिली है। और अब देखना यह होगा कि जो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरा है, जो उनके नेताओं में भरा है, लगातार हम ट्वीट देख रहे हैं और ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए ये बताया जा रहा है सत्यमेव जयते, और ये कहा जा रहा है कि नफरत पर ये मोहब्बत की जीत है। क्योंकि एक लाइन जो है, जब से भारत जोड़ो यात्रा है उससे पहले से राहुल गांधी ने ये एक लाइन जो है ली हुई है कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, तो इसको भी नफरत पर मोहब्बत की जीत के तौर पर ही देखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कांग्रेस दफ्तर में, जहां बताया जाए राहुल गांधी
और तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है और लगातार वो उनमें जोशो खरोश जो है वो भरा हुआ है। इसको किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जाए, इसके सियासी मायने क्या हैं और क्या इसको बीजेपी का एक सेल्फ गोल ही माना जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं, जिनसे मैं इस पूरे मामले में बात करूंगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद बुशरा जी। हेमंत जी, इस पूरे फैसले को राजनीतिक तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो बुशरा जी कोई शक नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है, और जितनी बड़ी राहत ये कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन इंडिया के लिए है, उतनी ही बड़ी आफत ये प्रधानमंत्री मोदी और उनके एनडीए के लिए है। उसका सीधा साधारण कारण ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को एक ऐसे केस में सजा दी गई जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सारे पॉलिटिशियन इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह की तुकबंदी करते हैं, लेकिन इसमें सजा केवल पूरे भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ये पहला केस था जिसमें किसी पॉलिटिशियन को राजनीतिक बयान के ऊपर मानहानि के केस में सजा हुई। पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें एक छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं, ये सजा पर स्थगन नहीं है, सजा तो उसी दिन स्थगित हो गई थी जिस दिन जो ट्रायल कोर्ट ने किया था। ये उनको कन्विक्ट करने की प्रक्रिया पर स्टे है, इसमें फर्क है बुशरा जी। स्टे जब होता है कन्विक्शन का, तो उसमें ये होता है कि आपके जितने भी पद लाभ हैं वो सारे दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो ये लीगल टर्म है। सजा सस्पेंशन सेम डे हो गई थी क्योंकि 2 ही साल की सजा थी। नाउ द कन्विक्शन हैज बीन स्टेड। तो इससे क्या है कि राहुल गांधी की न केवल लोकसभा सचिवालय को सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, बल्कि उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं एज ए एमपी, वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। दैट इंक्लूड्स हिज हाउसिंग, हिज डिप्लोमेटिक स्टेटस एंड व्हाट नॉट, जो भी चीज। अब इसमें समस्या क्या आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि राहुल गांधी इस पूरे संघर्ष के बाद, जैसा आपने कहा, इतने दिनों के 133 दिनों के बाद, इसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे दोबारा लोगों के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले ही जननायक कहना शुरू कर दिया है। जननायक इन द सेंस कि सरकार की तमाम जातियों के खिलाफ लड़ते हुए एक आदमी, और अब सुप्रीम कोर्ट से विजयी होकर आया है और उसने माफी नहीं मांगी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने अपने जवाब में भी ये कहा, अगर आपको याद हो, कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक तरफ जहां दूसरी तरफ बात होती है, हर तरफ माफी वीरों की बात होती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहे। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, खासतौर पर ट्रायल कोर्ट के लिए, वो बहुत गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस केस के अंदर मैक्सिमम 2 साल की सजा परमिसिबल है, और अगर 1 दिन की भी सजा कम होती, जो कि जज साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए था, मैक्सिमम सजा देते टाइम आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता, उसमें बहुत सारी डेज डालनी पड़ती है। यहां पर ट्रायल कोर्ट के जज ने क्या किया है कि सजा मैक्सिमम दी है, और वो उन्होंने रिलाई किया है केवल और केवल पूर्णेश मोदी के बयानों पर या उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। उन्होंने अपनी तरफ से, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कोई भी ठोस कारण नहीं बताया कि मुझे इसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों देनी पड़ रही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को जब बहस शुरू हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई। आज हम जैसे जो कानून के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी। जस्टिस दवे ने शुरुआती सेंटेंस में ये कहा कि मिस्टर सिंघवी, अगर आपको कन्विक्शन स्टे कराना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्गुमेंट्स करने पड़ेंगे। और सिंघवी ने कहा कि साहब मैं उसी के लिए आया हूं। तो जो सब कुछ सामने है देश के, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन जो सिंघवी ने सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट लिया, उन्होंने ये स्टैंड लिया कि वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुने हुए वायनाड कंस्टिट्यूएंसी के करोड़ों लोगों की, उनको एक बयान के ऊपर आपने मैक्सिमम सजा दे दी, बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्यों में जाए। और जिस तरीके से दी गई, जो अपेलेंट था वो खुद ही कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रहा है अपनी अपील के खिलाफ कि मेरा स्टे कर दीजिए, मुझे सबूत लाने हैं। फिर वो कहता है जी मेरा स्टे वैकेट कर दीजिए, हाई कोर्ट स्टे वैकेट कर देता है, और 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दे दी जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को उन्होंने रखा। दूसरा, अभिषेक ने वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि साहब ये केवल मेरे मुवक्किल का मामला नहीं है कि उनका नुकसान हुआ है, जो वायनाड का इलेक्टोरेट है, जिन्होंने लोग राहुल को चुना है, ये उनका भी नुकसान है, उनकी आवाज कौन संसद में उठाएगा। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार के बारे में कही कि केंद्र सरकार और इनके सारे वकीलों का एक ही फोकस क्यों है कि मेरा मुवक्किल राहुल गांधी 8 साल तक संसद से बाहर क्यों हो जाए, इनका इस बात में फोकस क्यों है। ये सारी के सारे ऐसे आर्गुमेंट्स थे जिसपे कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया, पूरा डिस्कशन किया, और उसके बाद कन्विक्शन स्टे किया।
अब भारतीय जनता पार्टी का संकट यहीं से शुरू होगा कि किस मजबूरी के तहत इतनी जल्दी में 24 घंटे के अंदर मानहानि का केस था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा मुशर्रफ जी, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो ये है कि मॉरल ट्रिपिट्यूड का एक्ट होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता का कोई बात हो, या एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। तो मानहानि का केस वो सोसाइटी के खिलाफ नहीं था जो आरोप था। इस तरीके से जो राहुल गांधी को राहत मिली है, अब कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है इंडिया, उनको पूरे देश में ये बात कहने का मौका मिलेगा कि देखिए किस तरीके से लीडर्स की मैन हंटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी देश में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, राहुल गांधी हर जगह ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने माफी नहीं मांगी, मैं अपने स्टैंड पर अडिग रहा और हाईएस्ट कोर्ट से मुझे न्याय मिला। तो वो जो नरेंद्र मोदी जो करते हैं हर जगह पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, 8500 करोड़ के जहाज में चलते हैं, गरीब माँ का बेटा बताते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, गरीब का बेटा चाय वाला बताते हैं। तो राहुल गांधी उसी आदत के आदमी नहीं है, उन्होंने कभी विक्टिमहुड नहीं खेला है। लेकिन यहाँ पर वो एक फाइटर की भूमिका के तौर पे जरूर रहेंगे कि देखिए मैं मुद्दों पे खड़ा रहा, अडिग रहा और सुप्रीम कोर्ट से इनकी ज्यादतियों के खिलाफ लड़कर आपके बीच में आया हूं। इसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो पूरा जो ट्रोल आर्मी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब देखिए, अगर इनका सदस्यता बहाल होती है और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, अभी 8 तारीख को बहस शुरू होनी, जिस गति से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था पार्लियामेंट से, अगर उसी गति से उसको रिवोक किया जाता है तो राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं विपक्ष की तरफ से। फिर मोदी के साथ क्या होगा, वो फिर अडानी की बात उठाएंगे, बिल्कुल, वो फिर मणिपुर की बात हेमंत जी, ये भी बिल्कुल ये भी याद रखना चाहिए कि जिस दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में वो प्ले कार्ड लेकर आए थे जिसमें अडानी की पिक्चर थी और अडानी अंबानी हमारे दो की बात वो जो करते रहे हैं, उसके बाद ये केस दर्ज किया गया था। तो गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े गए थे और थाली में सजाकर एक मौका दिया गया था। तब भी राहुल गांधी को इसका फायदा मिला था, सिंपैथी मिली थी जनता की। वो तस्वीरें भी जनता ने देखी थी जब वो अपने घर को खाली कर रहे थे और किराए का घर भी ढूंढ रहे थे वो अपने लिए। और अब आप ये देखिए कि एक ऐसे मामले पर जो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उसमें क्रिमिनल डेफेमेशन का केस करके और 2 साल की सजा दी गई, सांसदी उनकी रद्द हो जाती है। तो ये सारी चीजें पहले से ही उनके फेवर में जा रही थी। और दूसरा, जब राहुल ने ये कहा कि ना वो झुकेंगे ना डरेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल करके ये बोला उन्होंने कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एक एटीट्यूड है, ये जो एक परसेप्शन वो अपने पूरी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द बना रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से एक काट है जो जिस तरह से लार्जर देन लाइफ इमेज जो है वो मोदी की बनाई जाती है, उसका एक तरह से ये काट, एक परसेप्शन बनाकर राहुल गांधी भी पेश कर रहे हैं? कई बात है, कई चीजें ऐसी हैं जो जनता के अभी नोटिस में नहीं है। अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी 2014 से क्या कहते आ रहे हैं कि सोनिया गांधी के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, राहुल गांधी के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, रॉबर्ट वाड्रा दामाद देश के, इतने आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते रहे हैं वो। राहुल गांधी से खुद ईडी ने पूछताछ की 50 घंटे, सोनिया गांधी से पूछताछ की, वाड्रा से बात की, पूछताछ की ईडी ने। क्या किसी भी केस के अंदर राहुल गांधी को आप सजा नहीं दिला पाए जो आपको इतने छोटे केस के अंदर मानहानि में उसकी सजा करनी पड़ी और उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा? देश की जनता ये सवाल पूछेगी ना आप नरेंद्र मोदी से, वो कहेंगे ना कि आप लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ईडी पूछताछ करती थी जेल के मामले में, तमाम चीजें रहती थी, और आपने उनकी सजा एक मानहानि के केस में की। और वो मानहानि जिसके सबसे ज्यादा इस देश में कोई शौकीन है तो वो खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। वो किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी को जर्सी काऊ कहते हैं, सारे विपक्ष के बारे में क्या क्या बातचीत कहते हैं वो। तो इस सारे में राहुल गांधी एक बहुत बड़े विनर के तौर पर अब सामने आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मणिपुर, मेवात और तमाम तरह के घटनाक्रम देश में, आर्थिक स्थितियां, महंगाई, टमाटर भी आदमी खा नहीं सकता, सब्जी खरीद नहीं सकता, इन अडानी का जो मसला है, राफेल का जो मुद्दा है, पेगासस का जो मसला है, इन मुद्दों पर राहुल गांधी जब अब सवाल उठाएंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक तो जवाब नहीं दिया उसका, किसी भी सवाल का, लेकिन अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर अब सवाल को मिस करेंगे तो 4 राज्यों के चुनाव तो विधानसभा के आ रहे हैं नवंबर में, और अगले साल आम चुनाव आ रहे हैं। तो मोदी जी संसद में तो बच सकते हैं, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में कहां तक बचेंगे, ये चीज समझने की है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपने शुरू में कहा कि जोश, वो जोश क्यों है? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे खड़गे को अध्यक्ष बना दे, चाहे उनका महागठबंधन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हकीकत ये है कि जो आवाज राहुल गांधी की है
जो मीनिंग उस बात का है और जो कवरेज उनको मिलती है वो बेसिक सुपारी मीडिया में ना मिले, बाकी सब जगह मिलती है, तो उसका एक अपना असर है। जो राहुल गांधी जिस टोन और टेंडर में अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी को, वो इस देश में कोई दूसरा नेता नहीं कर पाता है, सच बात है ये। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनने जा रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ भी गई होगी। जिस जल्दबाजी के साथ, मुझे ये बताइए, दिल्ली में कितने ऐसे नेता हैं जो बहुत सालों से सांसद नहीं, वो अपने घरों में रह रहे हैं ना सिक्योरिटी के कारण। राहुल गांधी के तो दादा और माँ, सॉरी, दादी और पिताजी दोनों की इतनी ब्रुटल हत्या हुई है। Z+ कैटेगरी के एसपीजी प्रोटेक्टी रहे हैं, पहले उनसे एसपीजी ली गई, फिर उनका सरकारी मकान आपने छीन लिया। आपको मैं रोकना चाहूंगी हेमंत जी, क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट आया है। लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे। उनका ट्वीट इस मामले पर आया है और वो ट्वीट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, कम व्हाट मे, माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इस बात को फिर से रिट्रेट किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, जो उनका मकसद है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करना, वो उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और मोहब्बत की बात वो हमेशा से करते रहे हैं। और हमें ये, हेमंत जी, शायद आपको याद हो वो बाइट जहां पर बहुत जोश में राहुल गांधी ने कहा था, उनकी वो स्पीच थी जहां उन्होंने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, कोई कांग्रेस का नेता माफी नहीं मांगेगा, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, माफी अगर किसी को मांगनी है तो वो नरेंद्र मोदी को मांगनी है, यानी कि जनता के साथ जो उन्होंने छल किया है उस पर उन्हें माफी मांगनी है। तो ये जो एक पूरा, एक तरफ तो पूरा अमला लगा दिया गया था राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन उस सब में वो आउटशाइन हुए हैं, वो उभर कर आए हैं अपनी मेहनत से। चाहे आप कुछ भी उनको शहजादा कहें, चाहे कुछ भी उनको, से उन्होंने ये जगह बनाई है लोगों के दिलों में। इकोनॉमिक्स भी है। अनम्यूट कर लीजिए आपने। जी सॉरी जी, सुनाई दे रहा है। मेरा तो ठीक आ रहा है आपको आवाज? जी। जो राहुल गांधी को पिछले 9 साल के अंदर जिस तरीके से ट्रोल किया गया है, उसकी भी एक इकोनॉमिक्स है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करने में उनकी पार्टी ने लगाया है, उससे कम पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में नहीं लगा है, उतना ही पैसा लगा है। और इसीलिए मैं आज के मीडिया को सुपारी मीडिया कहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्या होता है कि वो किसी की गोदी में बैठ के किसी का पीआर करता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जो 9 साल का मीडिया है, वो गोदी में बैठ के दूसरों की सुपारी भी लेता है अपोजिशन की, इसलिए मैं इसको सुपारी मीडिया कहता हूं। जो हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश किया गया, उतना ही पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा है, जो कि एक एमफिल करके आए हैं ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से। वो दुनिया के किसी भी मुद्दे पर इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। He is always open to communication with the people, one on one and in any platform. और नरेंद्र मोदी जी का क्या स्थिति है कि अगर 2 शब्द भी कहने पड़ते हैं तो डायरी में झपट के, आपने देखा होगा गल्फ में अंदर अभी 2 शब्द पढ़ने पड़ रहे थे उनको स्वागत के, शाह के साथ, वो भी पढ़ रहे थे उसको डायरी में से। यही हाल अमेरिका में था। नरेंद्र मोदी को आज तक प्रधानमंत्री के तौर पर एक सवाल का जवाब देना पड़ा है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो उन्होंने उनको फोर्स किया कि आपको, हमारा ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, जो भी स्टेट विजिट पे आता है, स्टेट डिनर होता है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तमाम प्रयास किए कि ये ना हो। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन पे सहमति बनी और उस क्वेश्चन में भी क्या फजीयत हुई पूरी दुनिया ने देखा। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली एक प्रोडक्ट है मार्केटिंग की, बहुत रिग्रेसिव मार्केटिंग की। और राहुल गांधी को पप्पू एक इंटेंट के तहत बनवाया गया, लेकिन वही चीज आज उल्टी पड़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि सारी चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं। कठोर से कठोर सवाल, कठोर से कठोर लहजे में पूछे जाते हैं और राहुल गांधी बड़ी शालीनता से उसका जवाब देते हैं। कोई मोदी जी से कोई सवाल जी, 9.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, जहां आप किसी भी जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब दें, वो नहीं की गई है। लेकिन राहुल गांधी हर मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन फिर भी बहादुरी के सारे तमगे जो हैं वो प्रधानमंत्री के नाम है कि वो किस तरह से हर चीज का जवाब देते हैं। एक बार फिर से, जो कि क्योंकि लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी
क्योंकि ये बेहद जरूरी है। लोग अभी जानना चाहते हैं, आपसे कुछ देर बाद सुन भी शायद राहुल गांधी को पाएंगे कि वो इस पूरे मामले के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। सो कम वॉट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, कुछ भी हो जाए मेरी ड्यूटी सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम वॉट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि उनका मोटो जो है, उनका मकसद जो है वो सेम रहेगा, कुछ भी हो जाए, कि वो आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करें। और ये कोई छोटी बात नहीं है, दिन रात हम ये देख रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसी को ही कुचला जा रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब धर्मों के, सब जात के लोग जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, नफरतों के नाम पर लोगों को बांटा ना जाए, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। यही एक आइडिया ऑफ इंडिया है जिसकी बना पर ये देश बना था। और उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद यही है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करना। और हेमंत जी, यही हम ये देख रहे हैं, चाहे कितने भी बीजेपी के तमाम कांग्रेस के तमाम लीडर्स हो या राहुल गांधी का ये ट्वीट देख लें, वो बार बार इसी बात को ही, मोहब्बत की बात को, आइडिया ऑफ इंडिया की बात को, सत्यमेव जयते, इन तमाम बातों को, न्याय को, इंसाफ को, इन तमाम बातों को ही कह रहे हैं। ये तमाम बातें शायद सुनने के लिए कान जो है लोगों के तरस गए हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ नफरत ही परोसी जाती है और डिजिटल पत्थरबाज बिठाए गए हैं, डिजिटल जो आप कहते हैं ना, एक तरह से सुपारी मीडिया जो आप बोले, वो बिठाए गए हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी है विपक्ष की भी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने रिट्रेट किया है कि आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना। देखिए बुशरा जी, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी है ना, इस फैसला आने के बाद, कन्विक्शन के होने के बाद, ये समझ में आता है कि उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उनको किस रास्ते पे जाना है। सत्यमेव जयते, आइडिया ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी की जीत, मोहब्बत की दुकान, ये वो सारे शब्द हैं जिनको सुनने के लिए ये देश बहुत लंबे समय से तरस रहा है। आज की तारीख में हर तरफ नफरत है, हर तरफ संप्रदायवाद है, हर तरफ जाति का जहर घोला जा रहा है। ऐसी सूरत में जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आप कल्पना तो कीजिए, 3500 किलोमीटर राहुल गांधी चले, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, कहीं कोई एक इंस्टेंस नहीं हुई, छोटी सी घटना। और मेवात के अंदर एक 30 किलोमीटर की यात्रा, और हरियाणा का क्या हाल कर दिया, दक्षिण हरियाणा का। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी का और कट्टरवादी संगठनों का। जिस दिन कांग्रेस पार्टी को, नेताओं को ये समझ में आ जाएगा कि डर के आगे जीत है। राहुल गांधी ने क्या किया, वो चाहते तो ट्रायल कोर्ट में माफी मांग लेते उस दिन, ये सारा संकट ही खड़ा ना होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कह देते, उन्होंने उल्टा स्टैंड लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब, जो उनका रिप्लाई था, जो उनकी पिटीशन है, उसकी शुरुआत यहां से की कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो सीना था, एक तो होते हैं फर्जी 56 इंची, फर्जी सरदार पटेल, कुछ भी अपनी ब्रांडिंग खुद ही किए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो अपने कार्यों से, अपने डीड से, अपने एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन से चीजों को देश के सामने साबित करता है। ये बात अगर कांग्रेस पार्टी को समझ में आई, और कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम नेता जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी के तमाम केसेस चल रहे हैं, अगर वो भी सीना तान के अगर खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी ग्लोरी वापस आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जितना नैतिक बल कहां से आएगा, और जिस दिन नैतिक बल आ जाएगा उस दिन ये जो फर्जी राष्ट्रवाद और ये सांप्रदायिकता है, ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये तो केवल समझने की बात इतनी है कि कब आप उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेस ही नहीं, सारा विपक्ष सीना तान के नहीं खड़ा होता है, तो आगे आने वाले चुनाव में उनको अपना अस्तित्व भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिएगा। जी जी, और ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें हैं, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को फूल दिए गए हैं और बुके दिया गया है, उन्हें मुबारकबाद का, मिठाई खिलाई गई है, स्टॉल उनको उड़ाई गई है। तो जो जश्न का माहौल है वो साफ तौर पर पूरे कांग्रेस के खेमे में देखा जा सकता है। उनको इंतजार था इस लम्हे का कि कब उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। जाहिर सी बात है 133 दिन का इंतजार जो है वो राहुल गांधी ने किया है, 133 दिन का इंतजार कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने किया है। और यही वजह है कि देखिए आज पूरे उसमें ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन जीता हो, उस तरह की एक जो सेलिब्रेशंस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं, वो लीडर्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। और ये जो
ये जो जोश है ये ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये एक नई जान फूकेगा कार्यकर्ताओं में। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल स्टेट के इलेक्शंस हैं और लोकसभा चुनाव हैं। तो ये जो एक राहुल गांधी ने स्टैंड लिया है, उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं, इलेक्शन अगर कोई जिताता है अगर किसी पार्टी को, तो उसमें कार्यकर्ता की भूमिका कितनी अहम होती है ये कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जो जोश भरा है राहुल गांधी के इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में, इसका फायदा पॉलिटिकली भी और इलेक्टोरल भी इनको देखने के लिए मिलेगा, चुनाव में भी देखने के लिए मिलेगा। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक नेता के पीछे ही कार्यकर्ता चलते हैं और जनता चलती है। और ऐसे में कार्यकर्ता अगर जोश में होंगे, जाहिर सी बात है जो बातें कही गई है, जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, उसको ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचा पाएंगे जनता तक। हेमंत जी, ऐसे में ये जो पूरा फैसला आया है, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जो स्टेट में इलेक्शंस हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मध्य प्रदेश में तो अभी हाल ही में 3-4 बार, बल्कि उससे भी ज्यादा अमित शाह मध्य प्रदेश गए हैं। तो ये नजर आ रहा है पूरे का पूरा कि उनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल बैटल है ये उनके लिए अब बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। ऐसे में ये फैसला आना, इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरना, नेताओं में जोश भरना और एक स्टैंड लेना कि हमने कह दिया तो कह दिया, डरेंगे झुकेंगे नहीं, ना माफी मांगेंगे, इसका फायदा मिलेगा चुनावी तौर पर क्या? निश्चित तौर पे बुशरा जी, जो आपके अभी मंच पे लाइव चल रहा है, आप जरा उस सीन को देखिए। नरेंद्र मोदी के मंच पर उनके अलावा क्या किसी की ये हिम्मत होती है, क्या कोई हैसियत होती है क्या? अडवाणी जी खड़े होते हैं वहां पर, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, अडवाणी जी हाथ जोड़ रहे होते हैं। और यहां देखिए, जो जिसको ये डायनेस्ट कहते हैं, वो व्यक्ति एक दलित नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनको उनके अपने हाथ से मिठाई खिला रहा है एक अध्यक्ष के तौर पर, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा है विद ऑल ह्यूमिलिटी। और जब भी आप देखा होगा आपने पिछले कुछ दिनों में, जब भी कोई मीटिंग होती है, राहुल गांधी के घर पे नहीं होती है मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं। ये फर्क है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आपने कितने बार जेपी नड्डा के घर पे देखा है, या उससे पुराने अध्यक्ष के घर पे देखा था? केवल बात यह है कि राइट ऑप्टिक्स का सवाल है, और इस राइट ऑप्टिक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। उन चीजों का अब सामने, उनकी जो गलतियों का जो भुगतान है वो उन्होंने बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, और अब वो अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो वो इस अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी के साथ ये कहेंगे कि डरिए मत। अभी तक वो सारा देश का जो माहौल है, सारा देश डरा हुआ था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की केवल ये दूसरी हार है, बड़ी हार। पहली हार उनकी 3 किसान बिलों को वापस लेने की हार थी, और दूसरी हार अब संसद के अंदर राहुल गांधी की वापसी। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है बुशरा जी। इसके क्या मायने होंगे, क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन एक बात निश्चित मान के चलिएगा कि जो ये ऑप्टिक्स आज देश में चल रही है, ये अपोजिशन अलायंस के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है अपने आप को री इन्वेंट करके आगे बढ़ने का। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अवसर है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी और उनका जो पूरा जगरनट है, वो अपने अहंकार को त्याग करके ह्यूमिलिटी अगर सीख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना ये चुनावी वर्ष के अंदर उनकी एक दूसरी किस्म की इमेज बनती जा रही है लोकतंत्र में, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ना उनके लिए, ना उनकी पार्टी के लिए, और ना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जिस तरीके से वो विपक्ष को नकार रहे हैं, उनकी मौजूदगी को ही, उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है 9 साल से। ये देश देख रहा है उस बात को। इसका अवसर ये है कि वो अभी से अपने आप को रियलाइज। हेमंत जी, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है आजकल वो नैरेटिव सेट करती है, और उस नैरेटिव का पीछा जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आती है? आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं भारत जोड़ो यात्रा की, उनकी टी शर्ट को लेकर जिस तरह से वो सर्दियों में भी सिर्फ टी शर्ट में नंगे पैर घूम रहे थे, उसको लेकर उसकी टी शर्ट कितनी महंगी है, इस सबको लेकर जो कुछ किया गया वो उल्टा जो है बीजेपी के ऊपर ही आकर पड़ा। चाहे अब इंडिया की बात करें, इंडिया नाम को लेकर जो घबराहट है कि उसे इंडियन मुजाहिदीन से मिला देना, पीएफआई से मिला देना, और दूसरे नामों से उनको मिला देना, तो अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम होने लगी है। इसको लेकर पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, और उसको लेकर सुनवाई भी होनी है। तो आपको नजर नहीं आपको नहीं लग रहा कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि अब
ये पहले ये होता था कि शायद बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और कांग्रेस उसका जवाब देती हुई नजर आती थी। अब उल्टा हो रहा है कि अब कांग्रेस और जो उसके साथी दल है वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और बीजेपी बस उसके जवाब के और इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। गुजरात जी, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ और है। इसमें यह है कि कांग्रेस जी नैरेटिव सेट करती है और भारतीय जनता पार्टी उससे भाग जाती है। अडानी का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी भाग गई, किसी नेता के मुंह से अडानी निकला। राफेल का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी भाग गई, किसी ने नाम लिया हो राफेल का। पेगासस का नाम लिया, आज तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब आया हो? इवन सुप्रीम कोर्ट तक को यह नहीं बताया कि हमने खरीदा या नहीं, हाँ या ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही जो उन्होंने जो बिछाई है, जो अपना बोया है, आज की तारीख में उसको काट रही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है बुशरा जी, कि आप अपने पिच पर खेलें। कांग्रेस पार्टी की पिच क्या है? राष्ट्रवाद की, देश को आजाद कराने वाली पार्टी की, डरने की नहीं, संघर्ष करने की। भारतीय जनता पार्टी की क्या पिच है? भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता, जाति के आधार पर लड़ाना और फर्जी राष्ट्रवाद फैलाना। अगर कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइजेशन आज हो रहा है, ये इस देश के ओवरऑल स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है कि फर्जी राष्ट्रवाद, सुपारी मीडिया और नकली नैरेटिव्स के साथ बहुत लंबे समय तक आप चल नहीं सकते, आपका फंसना तय है। आज वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, जो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। आप टमाटर की महंगाई बात करें तो कहते हैं टमाटर मत खाओ। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रहा था, पंजाब के गवर्नर ने चिट्ठी निकाल दी, एक ऑर्डर निकाला कि राजभवन में अब टमाटर नहीं आएंगे। आपने सुना है कभी इस तरह के ऑर्डर? आपने खाना है तो खाइए, नहीं मत खाइए। इसको पब्लिक बनाने की चीज तो नहीं है ना। तो ये सारे के सारे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, राज्यपाल वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं। जो इनके जो सभापति हैं, वो क्या उनका रोल हो रहा है लगातार डेमोक्रेसी, किस तरह की साइड ले रहे हो? ये बड़ा गंभीर है, अपने आप में रोचक है देखना। जी। और शायद बस सबसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है। मैं
ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खड़गे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। साथियों, अभी अभिषेक सिंघवी जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में हमारे संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी भी आपको संबोधित करेंगे। अभिषेक सिंघवी जी। दोस्तों, शुरू करें। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लीजिए और शुरू करें। शांत हो जाएं। पीछे वाला दरवाज़ा।
जैसा कि हमेशा करते हैं, हिंदी इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा सब्र रखें आप, संक्षिप्त ही है। शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। दोस्तों, आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। Friends, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter and suddenly accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhi ji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain to the extent possible the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card, don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं
कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 पे देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है। और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है। और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीज़ें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें कि सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं, जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया आपको, हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए?
ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर दो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोलार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाई कोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहाँ पर स्पीच में, तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहाँ ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये दिखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो 5वां बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफ़ी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहाँ था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप उसके ऊपर आप आधार नहीं कर सकते, आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जनता जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। 7वां मुद्दा जिस पे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर भी आप पढ़ेंगे शाम को, जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने, 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। यह आवश्यक है कि 2 साल का हो, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब रोचक बात यह है कि 2 साल इस दंड के लिए मैक्सिमम है, और आज तक जिन लोगों को इसका अनुभव है वो जानते हैं कि 2 साल का कभी भी दंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है नहीं दिया गया है। लेकिन उसको छोड़िए, अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देना है दंड, तो जो आप सेंटेंसिंग की कार्रवाई कन्विक्शन की कार्रवाई से अलग होती है। मैं पहले कन्विक्ट कर दूंगा आपको, उसके बाद मेरे को अलग एक सुनवाई करनी होती है सेंटेंसिंग में। तो माननीय जज ने कहीं ये कोई कारण नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं बताया कि क्यों हमने आपको 2 वर्ष का मैक्सिमम अधिकतम दंड दिया है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, 15 मिनट में सेंटेंसिंग में राहुल गांधी जी गए थे कोर्ट,
तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ? 8वां, उन्होंने कहा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हमने चार्ट दिखाई, 13 केसेस में एक में भी कन्विक्ट नहीं हुए राहुल गांधी जी, एक में भी। सबके सब 13 केसेस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हैं। मैं आपको एक केस कार्यकर्ता द्वारा फाइल करके मैं कह दूंगा कन्विक्ट हो आप। एक 14वां केस है जिसपे कन्विक्ट नहीं हुए, राफेल का कंटेम्प्ट है, जहां मैं पेश हुआ था, वहां पर अपॉलॉजी मान्य है, वहां भी कन्विक्ट नहीं हुए। और वो राफेल वाला वक्तव्य 14 नवंबर 2019 का है। ये वक्तव्य जो कोलार में हुआ वो 14 अप्रैल 2019 का, 8 महीने पहले का है। तो आप कोलार के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते ऐसे वाक्य के आधार पे जो 8 महीने बाद हुआ। इस प्रकार के मैं आपको कई और मुद्दे दे सकता हूं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है ये बताना कि ये कन्विक्शन हमारा पूरा विश्वास और आशा है, हमारा हौसला है कि निकट भविष्य में ये कन्विक्शन एक्विटल में बदल जाएगा। अपील इसकी चल रही है, कन्विक्शन की बात कर रहा हूं। तब तक, जब तक ये चलती है, तब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर निष्कासित कैसे रख सकते हो, उनका स्थान रिक्त कैसे रख सकते हो, उनको जितने लोगों ने, आप जानते कितने लाख लोगों ने उनको चुनावित किया, उनको आप वंचित कैसे रख सकते हो इस पद से। और इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चाहती है कि ऐसे केस में आपको स्टे करना चाहिए। हमारी दलील मान के उन्होंने स्टे किया। अब अंतिम बात हिंदी में, अगर जरूरत होगी तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बोल सकता हूं। उसमें ऑर्डर जो शाम को आएगा उसमें उन्होंने 2 लाइन जरूर कही हैं कि अगर श्री राहुल गांधी को जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका आभास होता तो शायद वो और रिस्ट्रेंट रखते। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें विनम्रता से कहना चाहूंगा। आप मूल मुद्दे की बात करिए, जो कन्विक्शन स्टे है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप ये 2 वाक्य को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है। मूल मुद्दा है कि आपने स्टे करना है कि नहीं कन्विक्शन को, और वो स्टे हो गया है। दूसरा जो ये जिक्र है इसका, उसमें ये लिखा है कि अगर ये राफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात, मानी हुई बात है कि राफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं, उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए, बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र, गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम लोकसभा में स्पीकर को लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम स्पीकर को लेना है लोकसभा में। हमारे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता लोकसभा में अधीर रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। वो आप ऑडियो नहीं है, इस विषय पर बताएंगे, क्योंकि वो स्पीकर साहब के साथ संपर्क में है। वो आपको ये इस बात पर कुछ बताएंगे। अधीर रंजन जी। आप सबको नमस्कार। हमारे कानून विशारद अभिषेक मनु सिंघवी जी सारे
मुद्दे को विस्तार से बयान किए हैं। नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब तक केस की सवाल है। जयराम जी कह दिए हैं कि अगले हमें क्या करना है ये हम तय करते हैं। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदारद अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार जिस परिवार हिंदुस्तान को तीन प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं दो बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ है। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई
साबित हो चुके हैं। सनद रहे कि हमारे देश की और सभ्यता की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्यमेव जयते। आज जीत हुई सच्चाई की, हिंदुस्तान की करोड़ों की आम लोगों को आशीर्वाद, दुआ, समर्थन राहुल गांधी जी की सबसे बड़ा ताकत थी और इसी ताकत के बदौलत उन्होंने आज जीत हासिल किए हैं। अभी सदन के अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, यह सदन की अभिभावक हो आप, सदन की हर सदस्य सदस्या सबकी सुरक्षा आपको देना है। राहुल गांधी जी की जल्द से जल्द वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। यह हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना यह सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधेयक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। यह परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधेयक पारित होते गए। तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं, हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में।
शुक्रिया अधीर जी। हाँ, आपके सवाल। हाँ मौसमी। सुप्रीम कोर्ट वाले जो आप कह रहे हैं कि दिए कि ये पता नहीं। एक चीज बताना चाहता था इसी विषय में। देखिए, ये जो निष्कासन हुआ है या जो निलंबन हुआ है, ये सिर्फ जो भी निलंबन या निष्कासन हुआ है ये पूरा परिणाम स्वरूप है। परिणाम किस चीज का है? जो मूल आदेश है कन्विक्शन का। जब नीचे की नींव हट जाए तो इमारत नहीं रह सकती, जब मूल हट जाए तो परिणाम नहीं रह सकता। नंबर एक। नंबर दो, इसके लिए भी अभी हाल में हमको एक प्रेसिडेंट मिल गया है और रोचक है कि मैं उसमें भी अपेयर हुआ था। माननीय लक्षद्वीप के जो सांसद हैं उनके लिए जिस गति की बात कर रहे हैं भाई अधीर जी, या जिस दिशा की बात कर रहे हैं, उसमें 1.5 महीने तक उस सांसद को 1.25 महीने तक मिल गया स्टे ऑर्डर उच्च न्यायालय केरला से। उसके बाद भी इस प्रकार की दलीलों के आधार पर उनको एंट्री पत्र नहीं दिया गया। हमने फिर एक और याचिका फाइल की, मैं पेश हूं। जिस दिन याचिका लिस्ट हुई, सरकार दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि याचिका क्यों आई, हम तो दे ही रहे हैं, कल ही दे रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ऐसा अधीर रंजन चौधरी को या मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक ग्रेस होता है हर काम का, एक विवेक होता है, राजनीति में भी एक सौहार्द होना चाहिए। जब निर्णय आ गया उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, तो आप ये कागज पत्ती और तकनीकी चीजों पे करोगे। नॉर्मली आमतौर पे ऑर्डर आज आ जाना चाहिए, लेटेस्ट कल आ जाएगा। तो एक कागज लिखना है 2 लाइन का उनको कि संडे या मंडे को वो वापस आ जाएं। हाँ सिद्धार्थ, एक सवाल। सर यही कि आपने बात कह दी अपनी, लेकिन क्या आश्वासन शब्द क्या है? उनका रिप्लाई क्या है? जो चेयर के आपने राजेंद्र अग्रवाल जो चेयर पे थे, आज उनसे बात करी है, उनका रिप्लाई क्या रहा है, आपको ये जानना चाहिए। मैं कहूँ? हाँ, आप ही बताओगे क्या उनका ये कहना मैंने पहले बता चुके हैं आपको कि ये सारे जो कागजात, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट की कागजात, वो हमारे हवाले आने दीजिए कम से कम, तब ना हम इस पे कोई निर्णय लेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए मेरे हवाले आने तक। ये कागजात आ जाए तो मैं तुरंत कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट उठाने के लिए हमारी भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोग जितना जल्द हो सके सारे कागजात उनके पास सौंपेंगे। और मंडे तो हमारे सदन भी है, हमें बोलने का मौका भी मिलेंगे। और उसके पहले मैं आज शाम हो रात हो फिर दोबारा जरूरत पड़े तो स्पीकर साहब के घर पे पहुंच जाऊंगा अगर वो कागजात मिले। कि राहुल गांधी जी के लिए अगर जरूरत पड़े सारे रात खड़ा रहेंगे स्पीकर साहब के घर के बाहर। सर सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन। सर स्पेशली अधीरता से पूछना चाहूंगा कि पहले दिन से जब से आप लोग नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव दिए हो, आप लोग बोलते रहे हो जल्दी से लाया जाए। क्या ये लगता है कि जो डिले हुआ आपके लिए अच्छा ही हुआ कि आप वहां पे राहुल जी को बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा बुरा नहीं, राहुल गांधी जी जहां खड़ा होते हैं वहां राहुल गांधी जी संघर्ष जारी कर देते हैं। जहां राहुल गांधी होते वो खड़ा, वहां संघर्ष जारी हो जाते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। हम ये मौका लेना चाहते हैं, मौके का फायदा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है। जब अविश्वास प्रस्ताव है और प्रस्ताव पे चर्चा होने की पहले अगर राहुल गांधी जी की दर्शन मिले सदन के अंदर उनकी उपस्थिति में, और ये जो चर्चा में और रंग रूप बहुत किस्म के नया आयाम लाया जाएगा। Mr. Singhvi, in the previous case, Lakshadweep MP, we saw that the Speaker's office actually consulted the Law Ministry, and it was on their advice that his membership was restored. It's a matter of, I mean, it could have been a matter of coincidence. I can find you many more complicated questions of law they will have to consider before releasing the membership entry form of Mr. Rahul Gandhi. They may have to go to the Law Minister, they may even have to file an application to the Supreme Court to understand. I mean, what are we talking about? Is it a complicated issue of law? They have got a conviction.
Rahul Gandhi's disqualification is, I repeat, only a consequence of the disqualification. You have stated. Now you can find many excuses. You are right in your question. You can find, I can find 10 more excuses. I have to refer to Mr. Jairam Ramesh, he has to refer to Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, Adhir Ranjan Chaudhary has to refer to a third person, and we will take 1 week. But what is the meaning of that? It will show malafidez, it will be unfair, it will be graceless, and it will be completely contrary to the heart and soul of parliamentary democracy, which requires a certain etiquette and a certain give and take. Yes, सिंघवी सर, क्योंकि इस पूरे केस में आपने राजनीतिक षड्यंत्र या षड्यंत्र की बात की, 2 सेशन तक राहुल गांधी बाहर भी रहे संसद के सदन से, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक तरीके से उसकी वजह से वो वहाँ हुआ, तो आपको लगता है उस पर भी कुछ रिकंसिडरेशन या अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि दुरुपयोग आगे ना हो किसी और सांसद के साथ? देखिए, ये एक और व्यापक मुद्दा है, इसमें मैं अपना निजी मत दे सकता हूँ, लेकिन इसमें पार्टियाँ सब साथ बैठ के बातचीत नहीं की है। निश्चित रूप से संसद में मैं समझता हूँ ये भावना और नीति होगी कि आज अगर कोई ऐसा निर्णय आता है तो आपको आधा घंटा भी बिना दिए आप निष्कासित हो जाओ और कोर्ट कचहरी का प्रोसेस कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ महीने लग जाए, तो निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर सकते, इसमें एक अखिल भारतीय सर्वदलीय सहमति बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें मुद्दे में मेरिट है कि रिकंसिडर किया जाए। डॉक्टर सिंह, माय क्वेश्चन टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, does the law require that the Lok Sabha Secretariat or the Lok Sabha Speaker need guidance or need a reference from the Law Ministry or? My answer is an emphatic no. I partly answered it in Mr. Sandeep Fukan's query. What prevents you from asking a second opinion from the Commerce Ministry or some other ministry after you get the Law Ministry opinion? This is all bahanebaji, and it will be seen as such. Clearly, there is nothing. What is the legal issue of law required to get an opinion on which question? There is English language written in the order. Mr. Singhvi, I mean, you are fearing that the government may try to delay this and there may be another conspiracy to get his disqualification revoked, as Mr. Adhir Ranjan Chaudhary has also said. So what plan do you have in that case, if it is delayed, Just as we have faith in courts and justice, we have faith in democracy. I didn't say that. I said I hope and trust that I will not have to do in this case what I had to do in the Lakshadweep case. That hope and trust remains for a couple more days. Ultimately, if that is belied and betrayed, then our only option as a citizen, a law-abiding citizen with faith in the justice system, we have to go to court again. Mr. Singhvi, many congratulations. Finally, you have been able to get, even though you were under attack from everybody, you got reprieve for Rahul Gandhi. But the big question is that you heard what the Supreme Court, and I don't want to, put it in black and white, but you heard what he said about Rahul Gandhi, that a man is not in good taste. What is the question? Can I finish? Let me finish the question. Like, it has to be. Oh, you want me to stop asking questions? So the issue is, what is your advice to your client now that he has got that legal reprieve? Because in the electoral battle for 2024, this is going to become far worse. I am answering a question without you revealing to me who are those people who are supposedly attacking me. Now, the answer to my client has been the same from when the matter started till today. Have faith in institutions, have faith in the process, go by the law and try your best. Second, Rahul Gandhi has been completely and totally conviction stayed. There is no stigma on him. A sentence which says that had that judgment come earlier, things might have been different. Certainly, people who want to be selective, people who want to be partial, people who want to be motivated, I'm not saying you, I'm saying people who will misread it, people who want to distort an order, it is like looking at the hair at the end of the tail and ignoring both the tail and the dog. सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में ये भी था कि अगर डेफेमेशन के लिए कन्विक्शन हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि जो सज़ा है वो 2 साल की हुई, या वो कम क्यों नहीं हो सकती थी? और आप लोगों ने अपने हलफनामे में भी कुछ इस तरह की बात कही है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ चेंज के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा अभी उन महिला के प्रश्न में कि ये थोड़ा व्यापक प्रश्न है, बाद में हम सर्वदलीय स्तर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है कि आपने अंतिम अधिकतम दंड लगाया, उसका कोई कारण नहीं दिया आपने। ये दंड 1 साल और 6 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 9 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 11 महीने 29 दिन क्यों नहीं है, ये जज ने कहीं नहीं बताया आपको।
तो आप सीधा अगर 0 से अधिकतम सेंटेंस दंड लगाते हैं और कोई कारण नहीं देते हैं और आप जानते हैं कि उस दंड का परिणाम एक ही होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, तो गलत है। ये कहा है उन्होंने। अधीर जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं शिवानी हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत से। आपने क्योंकि बात यहाँ पर उठाई थी कि उनको सांसद उनको हटा दिया गया था और सबसे निर्मम बात आपको ये लगी कि बंगला भी खाली कराया गया। अब जब उनकी सांसदी बहाल होती है, क्या कोशिश आप लोगों की ये भी होगी कि उनको वापस वो बंगला मिले जिससे ये अधिकार की बात है, कोई दया की नहीं। मोदी जी से, सरकार से कोई दया या भीख नहीं मांगते हैं हम लोग। जो अधिकार है, अधिकार के तहत जो जो मिल रहा है मिलेंगे। तो क्या उसी घर के लिए आप लोग प्रयास? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको क्या कहा, हमको भीख नहीं मांगने वाला, कोई दया नहीं मांगने वाला। जो अधिकार के तहत जो मिलने वाला वही हम लेंगे। अधिकार की बात है ये। बिल्कुल एक ही है, आपसे ही है, इन दोनों से। ठीक है, तो कानूनी लड़ाई में आपको जीत मिली है, मुबारक हो। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की ही जीत है। लेकिन ये उस चीज के उलट है जो राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? इसमें कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे विकृत वाक्य को क्या रिएक्ट करें? राहुल गांधी ने आज तक न विदेश में न देश में कहा है कि लोकतंत्र नहीं। वो जो वक्तव्य देते हैं, स्पीच देते हैं, उसको आप न पढ़ते हो न समझते हो। आपके नहीं, यानी हमारे विपक्ष के लोग न समझते हैं। ऐसी कोई बेवजह बात कभी कही नहीं किसी ने। सर सिंघवी साहब आपने कहा, सिंघवी साहब अभी आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्पीकर मान लेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने आशंका भी जताई कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय से पूछो, उस मंत्रालय से पूछो, तो कब तक आप लोग इंतजार करेंगे और किस समय के बाद आप वापस अदालत जाएंगे? आपको माननीय सभापति से पूछना चाहिए। सिर्फ एक ही मैं सेंटेंस वाक्य कहूंगा कि आपको ओपिनियन, सुझाव, सुलह, मत की आवश्यकता नहीं पड़ी जब आपने लगभग 48 घंटे, मुझे याद नहीं है, या 24 घंटे में राहुल गांधी को कहा कि कृपया आप बाहर चले जाइए। उस वक्त कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं थी। उस वक्त बहुत जो पेचीदे प्रश्न थे कानून के, वो सब आपको साफ थे। अब जब उसको स्टे कर दिया है तो आपको जितने सारे ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या न होगा? ये तो बदिरादा ही होगा ना, और क्या होगा? सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर और भी केसेस पेंडिंग है, जैसे वीडी सावरकर वाला है, उसके लिए कोई प्लान अभी से तैयार है आप लोगों के पास? है, मैंने आपको बताया ना, हमने चार्ट डाल रखी है। 13 केसेस हैं उनका। अगर एक फैक्ट्री है जिनका काम सिर्फ ये है कि 13 करोड़ लोगों में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही इससे अवमानना होती है, वो केस फाइल करते रहेंगे। आई थिंक ये लॉयर्स की कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ है। जवाब लाजवाब।